नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में से पाठ 3 सांवले सपनों की याद के दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। यह पाठ एक डायरी शैली में लिखा गया है। यह संस्मरण है 1887 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सांवले सपनों का एक समूह सवार हो मौत की खामोश वादी में जा रहा है, जिसमें सालिम अली सबसे आगे हैं। यात्रियों की तरह अपने कंधों पर अनंत सफ़र का बोझ उठाए हुए अपने जीवन के अंतिम सफ़र की ओर जा रहे हैं। वह प्रकृति की गोद में उस वन पक्षी की तरह खो जाना चाह रहे हैं जो जीवन का अंतिम गीत गाने के बाद प्रकृति की गोद में जा बसा हो। सालिम अली लोगों की इस प्रकृति को देखकर बहुत दुखी हैं कि मनुष्य पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहता है। प्राकृतिक सौंदर्य को भी वे अपनी नज़र से देखते हैं, प्रकृति की नज़र से नहीं। मनुष्य पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर अपने भीतर रोमांच अनुभव क्यों नहीं करता। सालिम अली अपने अनुभवों के आधार पर कहते हैं कि इतिहास में भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी। वृंदावन की वाटिकाओं के छोटे छोटे घने पेड़ों के नीचे विश्राम किया था। लोगों के हृदय को अपनी मधुर बंसी के संगीत भरे स्वर से भाव विभोर किया था और वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी लगता है जैसे वहाँ की पतली गलियों की भीड़ में से सामने आकर बंसी के मधुर स्वर छेड़ेगा और संगीत का जादू चारों तरफ बिखर जाएगा। वृंदावन आज भी कृष्ण की मधुर जादू से सिक्त है, अर्थात विराजमान है। सालिम अली एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर जन्मे थे। कैंसर जैसी बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी। उनकी आयु 100 वर्ष के लगभग थी। जीवन के अंतकाल तक उनकी दृष्टि पक्षियों को तलाशने और उनकी सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। तो चलिए बच्चों, इससे आगे अध्ययन करते हैं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। अब लेखक बताते हैं कि सालिम अली जो थे वह इतने अपने रोमांचकारी अनुभवों को लेकर एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम चरण सिंह था, उनसे जाकर मिले थे। उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध किया। सालिम अली ने इस प्रकार का पर्यावरण का चित्र उनके सामने खींचा कि वे भावुक हो उठे, क्योंकि वे ज़मीनी नेता थे, अर्थात ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। आज वे दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत को नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है
जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। अब लेखक कहते हैं कि आज उन दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है। लेखक कहते हैं कि अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो सौंधी मिट्टी अर्थात खुशबू देने वाली जो मिट्टी है उस पर उगी फसलों के बारे में चर्चा करेगा या भारत की नींव का संकल्प जो है वो लेगा। लेखक कहते हैं आज कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में चर्चा करेगा या उनकी सुरक्षा का जिम्मा लेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अब लेखक कहते हैं कि सालिम अली जो थे उन्होंने अपनी आत्मकथा अर्थात बायोग्राफी जो है उसका नाम रखा था फॉल्स ऑफ अ स्पैरो। लेखक आगे बताते हैं एक अंग्रेज़ी साहित्य के लेखक थे, उनका नाम है यहाँ पर D.H. लॉरेंस। वो भी पक्षी प्रेमी थे। उनके बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं, उन्हें स्मरण आता है कि लॉरेंस की जब मृत्यु होती है तो उनकी पत्नी से, जिनका नाम फ्रीडा है, अनुरोध किया जाता है कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। उनकी पत्नी फ्रीडा कहती है कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव है। मेरी छत पर बैठी गौरैया जो है वो मेरे से कहीं अधिक लॉरेंस के बारे में जानकारी रखती थी। लॉरेंस जो थे वो बहुत ही खुला और सादा दिल इंसान था और पशु पक्षियों से प्रेम रखने वाला लेखक था। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। अब फ्रीडा आगे कहती है, बहुत ही खुला और सादा दिल इंसान थे वे। मुमकिन है कि मेरी रगों के अंदर लॉरेंस जो है वो मेरी हड्डियों में बसे हुए हैं, किंतु उनके बारे में लिखना मेरे लिए कठिन है। उन्हें शब्दों का जामा पहनाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझसे कहीं अधिक मेरी छत पर बैठी जो गौरैया है वो मेरे और मेरे पति लॉरेंस के बारे में कहीं अधिक जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्ते की ओर ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अब लेखक आगे बताते हैं कि बचपन में गलती से एक बार उनकी एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल हो गई थी। उसी घायल गौरैया की प्रेरणा थी कि सालिम अली ने बाद में अपना जीवन जो है वो पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। सालिम अली लॉरेंस की तरह ही प्राकृतिक जिंदगी का प्रारूप बन गए। नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक।
सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। अब लेखक कहते हैं कि सालिम अली जो है वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं थे, अर्थात एक छोटा सा टापू नहीं थे, बल्कि एक अथाह सागर के रूप में लोगों के सामने उभरे थे। अर्थात अथाह का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो। लेखक कहते हैं कि जो लोग उन्हें जानते थे, जो उनके स्वभाव के भ्रमणशील स्वभाव के जानते थे, जो उनकी यायावरी से परिचित थे, यायावरी का अर्थ होता है घुमक्कड़ स्वभाव, तो जो उनके इस स्वभाव से परिचित थे, उन्हें आज भी यही महसूस होता है कि वो अभी थोड़े दिनों में ही कोई नए पक्षी का सुराग लेकर आएंगे, अर्थात उसके कोई खोज लेकर आएंगे और सबको उसकी जानकारी देंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? अब लेखक कहते हैं कि जब तक वे लौट कर नहीं आते, तो क्या हम ये मान लें कि वे अब दुनिया में नहीं हैं? यह कह के लेखक जो हैं वह उदास हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं और वे एक प्रश्न करते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना? इस प्रकार से वह ये प्रश्न हम सभी के सामने रखते हैं, सोचते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति वापस से इस धरती पर जन्मे जैसे सालिम अली थे, जिन्होंने पक्षियों के बारे में अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी थी। तो बच्चों, यह था पाठ सांवले सपनों की याद।